So today we will discuss relational algebra and relational calculus. तो ये रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस, ये हमारे पास दो मेथड्स हैं रिलेशंस के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए. ठीक है, रिलेशंस के ऊपर हमने कुछ ऑपरेट करना, कुछ ऑपरेशंस चलाने हैं, तो हमारे पास ये दो मेथड्स हैं. रिलेशंस मींस क्या है, आपके टेबल. टेक्निकल लैंग्वेज में आपने किस पे ऑपरेशंस करने हैं, आपने टेबल्स के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं. तो हमारे पास दो मेथड है, ये आपके सिलेबस में डिटेल में है. ठीक है, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, ये आपके सेक्शन सी के टॉपिक्स हैं. तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है, इनमें मेनली फर्क क्या है, ये प्रोसीजरल मेथड है, प्रोसीजरल, और ये नॉन प्रोसीजरल. प्रोसीजरल मींस होता है कि आपने क्या करना है, व्हाट भी बताते हो आपने क्या करना है, एंड यू आल्सो टॉक्स अबाउट हाउ टू डू अ टास्क. मीन प्रोसीजर मींस आपने क्या करना है और कैसे करना है, आप दोनों चीजों को डिटेल में बताते हो. बट इन केस ऑफ नॉन प्रोसीजरल आप सिर्फ ये बताते हो कि आपने करना क्या है, बट यू नेवर टोल्ड द सिस्टम दैट हाउ टू परफॉर्म इट. आप हाउ जो वाला सिस्टम है वो चीज नहीं बताते. ठीक है, तो जो आपका सिस्टम है वो अपने हिसाब से आपको काम करके दे देता है. उसको हम स्टेप्स वगैरह जो है वो नहीं बताते इन केस ऑफ नॉन प्रोसीजरल. बट इन केस ऑफ प्रोसीजर हमें ये भी बताना पड़ता है कि हमने करवाना क्या है और कैसे करना है, यानी कि हमें उसके स्टेप्स भी जो है वो हमें बताने पड़ते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशनल अलजेब्रा. तो जो रिलेशनल अलजेब्रा है, इट मींस कि हमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस करने हैं. वी हैव टू परफॉर्म सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन अ रिलेशन. हमें एक रिलेशन पे, एक टेबल पे जो है वो सेट ऑफ ऑपरेशंस करने हैं, और ऑपरेशंस करने के बाद आपके पास हमेशा एक न्यू रिलेशन जो है वो आ जाएगा. यू विल गेट अ न्यू रिलेशन, आपके पास एक नया टेबल आ जाएगा. इट विल नेवर इफेक्ट, ये आपके पुराने जो ओरिजिनल रिलेशन है उसको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, मतलब आपने एक टेबल ले लिया, उस पर आपने कोई ऑपरेशंस कर लिया, जब ऑपरेशन किया तो जो ऑपरेशन के बाद जो आउटपुट है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिलेशन मिलेगी, नए टेबल के फॉर्म में मिलेगी. आपके पुराने टेबल को कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा. बिकॉज ऑफ दिस फीचर ओनली वी कैन यूज नेस्टेड क्वेरीज. हम नेस्टेड क्वेरीज को भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली. एंड दिस न्यू रिलेशन कैन बी अ इनपुट फॉर, ये किसी और फर्दर क्वेरी की जो है इनपुट भी हम इसको बना सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली, कि जब आप सेट ऑफ ऑपरेशंस करते हो यू विल ऑलवेज गेट अ न्यू रिलेशन इंस्टेड ऑफ गेटिंग अफेक्टेड द ओरिजिनल रिलेशन. ठीक है, तो अब जो है इनके कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है, रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस हैं, तो मैं उनके बारे में डिस्कस कर देता हूं. ये जो है ऑपरेशन, ये आपके मैथमेटिक्स में आपने सेट्स पढ़े होंगे. ठीक है, +1 या +2 में लोअर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, तो ये वो उसी के साथ मिलते जुलते हैं. तो पहला है आपका यूनियन, फिर है आपके पास इंटरसेक्शन, फिर है आपके पास डिफरेंस, देन लास्ट है आपके पास कार्टेशियन. ये बेसिक है, पर हम जो है इससे ज्यादा जो ऑपरेशन है वो रीड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे. पर ये जो चार है ये आपके बेसिक हैं. ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन है. तो इनमें से जो 3 है, इनकी आपके पास कंडीशन होती है कि आपका जो टेबल है वो यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए. अगर आपने ये 3 ऑपरेशंस करने हैं तो उससे पहले आपका जो आपने चेक करना है कि आपके जो रिलेशंस है वो यूनियन कंपैटिबल हैं या नहीं. यूनियन कंपैटिबल आप कैसे चेक क्या करते हो, पहले आप चेक करते हो उसकी डिग्री. डिग्री मींस आपके एक टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं और दूसरे टेबल में भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, वो दोनों बराबर होने चाहिए पहले. दूसरा आप चेक करते हो उनकी डेटा टाइप्स, कि जो डेटा टाइप है आपके एट्रीब्यूट्स की वो भी सेम होनी चाहिए. अगर ये 2 कंडीशंस आपके जो टेबल है वो फुलफिल करते हैं, इट मींस दे आर यूनियन कंपैटिबल. एंड इफ दे आर यूनियन कंपैटिबल देन वी कैन परफॉर्म दीज मेनी ऑपरेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर रिलेशंस. ठीक है, तो हम बारी बारी ये देख लेते हैं कि ये सारे कैसे चलते हैं. तो आपने ध्यान में क्या रखना है सबसे पहले, कि रिलेशनल अलजेब्रा जो सेट ऑफ ऑपरेशंस होता है, ये ऑपरेशंस करने के बाद आपके पास नए रिलेशन बनते हैं. आपका एग्जिस्टिंग रिलेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो कभी भी इफेक्टेड नहीं होते. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म द नेस्टेड क्वेरीज एज वेल एज यू कैन ऑल्सो पुट दीज न्यू रिलेशंस एज अ इनपुट फॉर अनदर क्वेरीज. उसके बाद दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म अंडर रिलेशनल अलजेब्रा: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट. आउट ऑफ दीज ऑपरेशंस, these 3 are
नीड्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन ओनली ऑन दोज रिलेशंस इफ दे आर यूनियन कंपैटिबल। आपको ये चेक करना पड़ता है कि इनको परफॉर्म करने से पहले कि आपकी जो टेबल है वो यूनियन कंपैटिबल है या नहीं है। इन केस ऑफ यूनियन कंपैटिबल मींस यू हैव टू चेक द डिग्री कि आपकी डिग्री दोनों टेबल्स की सेम होनी चाहिए, एज वेल एज द डेटा टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स, ये भी आपके जो है वो सेम होने चाहिए। तो जो नेक्स्ट है हम इनके ऑपरेशंस को जो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं एक छोटा सा टेबल बना दूंगा, सिर्फ 2 टेबल बना देंगे हम, इन्हीं के बेसिस पे हम सारे जो ये ऑपरेशंस है वो हम करके देख लेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ी टेबल नहीं ले रहा ताकि हमें कैलकुलेशन करनी जो आसान हो। तो हम एक ले रहे हैं आईडी, एक ले रहे हैं नेम, तो यहाँ पे भी आईडी और यहाँ पे भी नेम, ठीक है। एक टेबल का नाम पी है, एक का नाम क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 3 रोज ले रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 रोज ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 501, 502, 503, इधर हम ले लेते हैं 503, 504, और यहाँ पे मैं ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे ये सी आएगा और यहाँ पे ये डी, ये कुछ मैंने टेबल में डेटा ले लिया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले हम करेंगे यूनियन को। तो ये यूनियन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। तो यूनियन हमने पहले पढ़ा कि जब ये हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास एक नया रिलेशन बनता है, तो उसको हम आर लिख रहे हैं। आर कैसे बनेगा? पी यूनियन क्यू करके। तो यूनियन करने से पहले हमने क्या देखना कि ये कंपैटिबल है, यूनियन कंपैटिबल है। यूनियन कंपैटिबल है क्योंकि वो दोनों की डिग्री सेम है, इधर भी 2 एट्रीब्यूट है, 2 कॉलम्स है, इधर भी 2 कॉलम्स है, तो इनकी डिग्री जो है 2 सेम होगी। उसके बाद आईडी भी आपका न्यूमेरिक है, इधर भी न्यूमेरिक है, नेम आपके अल्फाबेटिकल है तो इधर भी नेम आपके अल्फाबेटिकल है, तो इट मींस ये आपका यूनियन कंपैटिबल है। अब जो नया रिलेशन बनेगा उस रिलेशन की थ्योरी क्या है? ये जो नया आर बनेगा उसकी थ्योरी क्या है कि उसमें आपके एट्रीब्यूट्स सेम ही रहेंगे और इनमें रोज वो आएंगी जो रोज इसमें दोनों टेबल में से उठाई जाएंगी, बट जो कॉमन है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे 501 आ जाएगा, 502 भी आ जाएगा, 503 भी आ जाएगा, यहाँ पे फिर 503 आ गया, इसको हम नहीं लेंगे, हम 504 को लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने वो सारे रोज दोनों में से उठा ली जो डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेट वालों को हमने रिमूव कर दिया, बाकी हमने इंक्लूड कर दिया। दिस इज नोन एज यूनियन। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि यूनियन जो पहली की बात है वो यूनियन कंपैटिबल पे चलता है। दूसरी होती है इसकी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी कि आप पी यूनियन क्यू कर दो, चाहे आप पी क्यू यूनियन पी कर दो, दोनों की जो आउटपुट है वो हमेशा सेम आएगी, ठीक है। उसके बाद होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब आप पी यूनियन क्यू यूनियन एस, तीसरा आप ले लो, आप चाहे पहले दोनों इनको यूनियन कर देना, इसकी आउटपुट को एस के साथ कर देना, चाहे आप पी यूनियन क्यू यूनियन एस करके पहले क्यू यूनियन एस कर दो, इसकी आउटपुट को इसके साथ यूनियन कर दो, तो ये जो दोनों आउटपुट है वो भी आपकी सेम आएंगी, ठीक है। तो ये होता है यूनियन। तो टेक्निकली हम जो यूनियन की डेफिनेशन इस तरह देते हैं कि द न्यू रिलेशन विल कंटेन the rows from both the relations but duplicates will be removed। जो डुप्लीकेट है वो हमने रिमूव कर दिया, वो सिर्फ एक ही बार लिखी है, 2 बार हम उसको नहीं करेंगे। अब जो अगला है वो है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, ये सेम वही आप आएगा, आर इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो अब जो आपका रिलेशन आएगा उसमें क्या है, हमने सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज को ही उठाना है, यानी कि उसको इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी विल टेक अप ओनली द कॉमन वैल्यूज इन बोथ द रिलेशंस। तो इनमें देखिए आप कॉमन वैल्यूज क्या है, सिर्फ 503, तो आपका आईडी आ जाएगा, नेम आ जाएगा और आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ 503 जिसका नाम क्या है, सी, ठीक है। तो पहले केस में क्या था कि हमने डुप्लीकेट को नहीं इंक्लूड किया था, इस केस में हमने सिर्फ डुप्लीकेट को ही इंक्लूड किया है। उसके बाद ये भी आपका सेम कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मीन यानी कि आपका P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, तो ये जो है सेम बात है। उसके बाद एसोसिएटिविटी में भी को भी ये फॉलो करता है, मीन्स आप चाहे P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन S कर लो, इस तरह कर लो, चाहे आप P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन S इस तरह कर लो, आपकी जो आउटपुट है वो हमेशा सेम आएगी। तो इट मीन्स इट फॉलोज द रूल्स ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस। तो डिफरेंस में को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से।
तो डिफरेंस के केस में क्या होता है कि हमने वो रोज उठानी होती हैं फर्स्ट रिलेशन से जो सेकंड में नहीं है। तो आप डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हो माइनस से, लिखोगे आप ऐसे R इज इक्वल टू P माइनस क्यू, ठीक है। तो अब इस केस में आपने फर्स्ट रिलेशंस में से वो रोज उठानी है जो क्यू में नहीं है। तो आपने 501 देखी क्यू में नहीं है तो आपने इसको उठा लिया, ठीक है, ये आपका टेबल है बन जाएगा। 502 की में है क्यू में नहीं है तो इट मीन आपने इसको भी उठा लिया। थर्ड रो 503 पी में है क्यू में भी है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इट मींस वी विल पिक अप ओनली दोज रोज फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन विच आर नॉट अवेलेबल इन द सेकेंड रिलेशन, सो दिस इज नोन एज द डिफरेंस। अब जो डिफरेंस है ये आपका ना एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है ना कम्यूटेटिव को, ठीक है। ये आपका इन दोनों जो प्रॉपर्टीज को जो है वो फॉलो नहीं करता। मींस आपका P माइनस क्यू माइनस एस दिस इज डिफरेंट फ्रॉम P माइनस क्यू माइनस एस। कम्यूटेटिव में P माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू माइनस P, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि हमने पहले वाले रिलेशन में से वो रो उठानी है जो क्यू में नहीं है और इस केस में क्यू में से वो उठानी है जो P में नहीं है, तो इनका आंसर जो होगा कभी सेम नहीं आएगा। तो इट मींस ये वाला जो आपका ऑपरेशन है इट डजंट फॉलो द रूल ऑफ एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिव। इसके बाद आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। इट इज सेम एज दैट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है एक तरह की। अब इसमें होता है क्या है कि आप जो है दोनों रिलेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आर क्या आएगा P मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो आप क्या करते हो हर रो को पहले टेबल की हर रो को उठाओगे, उसको दूसरे वाले रिलेशन की हर रो के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाओगे। यानी कि इस केस में पहले आपने 501 उठा लेनी है, ए उठा लेना है, इसका कॉम्बिनेशन 503 सी के साथ भी बनेगा और 504 डी के साथ भी बनेगा। तो आपने हर रो पहले रिलेशन से उठानी है, उसको मल्टीप्लाई करना है इधर वाली सभी रोज के साथ, उसके बाद यहां से दूसरी वाली उठानी है, ठीक है, उसको इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में जो आपका आउटपुट है वो कुछ इस तरह की आएगी। तो आप देखो आउटपुट कितनी है आपकी, मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 to the 6, 3 रोज यहां थी 2 इधर थी तो 3 to the 6 आपकी 6 रोज जो है वो टोटल आएंगी। तो इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी टपल ऑफ द फर्स्ट रिलेशन। आपने कॉम्बिनेशन किस किस का लेना है, एवरी टपल, हर टपल पहले रिलेशन का विद द एवरी टपल ऑफ द सेकंड रिलेशन, दूसरे रिलेशन की हर टपल के साथ आपने जो है इसको कंबाइन करना है। सो इसमें क्या होता है कि आपके जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आ जाते हैं। अब जो यहाँ डिफरेंस तक था हमने 3 पढ़े थे आपके, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। इसमें केस में क्या था कि आपको यूनियन कंपैटिबिलिटी को फॉलो करना पड़ता था, पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका यूनियन कंपैटिबल ना भी हो तो भी आप कर सकते हो। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास 2 रिलेशन होने चाहिए, आप एक रिलेशन पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मीन्स क्या है कि आपके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं पर आप उसमें से कुछ 1-2 को ही देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ये वाला ऑपरेशन है। प्रोजेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के साथ। तो जैसे ये P टेबल ही है, ठीक है, तो अब मैं इसमें से ID नेम दोनों को देखना, पर मेरी इच्छा है कि मैंने सिर्फ नेम को देखना है, मैं बाकी को नहीं देखना चाहता। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिखोगे इसको पहले पाई, उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दोगे। एट्रीब्यूट हमारे पास है नेम, नेम हमें देखना है किस टेबल का देखना है, P का देखना है। तो जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ ऐसे आएगी, नेम, उसमें सिर्फ A, B और ये C। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम की जो है वो आउटपुट आएगी। आप नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका सिंटेक्स होता है पाई एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, सो ऑन, जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स देने हैं और यहाँ पे आपने रिलेशन का जो है वो नाम लिख देना है। तो प्रोजेक्शन क्या करता है, इट कंटेन्स द, टेक्निकली हम बोलते हैं इट कंटेन्स द सबसेट ऑफ द कॉलम ऑफ द रिलेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे सेट में कितने कॉलम्स है, 2, बट नाउ वी हैव ओनली अ सिंगल कॉलम दैट इज नोन एज द सबसेट ऑफ दिस P टेबल, ठीक है। तो आपके P टेबल में से आपने सिर्फ सबसेट को जो है वो उठा लिया है, ठीक है। अब जैसे आपका कार्टेशियन था यूनरी ऑपरेटर, ये आप सॉरी बाइनरी था, ये आपका क्या है यूनरी ऑपरेटर, यानी कि ये सिर्फ एक ही रिलेशन पे काम कर रहा है। जो कार्टेशियन था उसके लिए हमारे पास रिलेशन 2 होने चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जॉइन। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है जॉइन। तो जॉइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह,
ठीक है, ये आपका होता है ज्वाइन। ज्वाइन की बहुत सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, पर ज्वाइन मतलब क्या है कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिलेक्शन या प्रोजेक्शन को जो है वो इंक्लूड कर देते हो तो उसको हम बोल देते हैं ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन का जो सिंटैक्स है वो इस तरह होता है कि आपका ये पहला टेबल है पी, आपने ये ज्वाइन का सिंबल लगा देना है, उसके बाद आपने कंडीशन बता देनी है कि आप किस कंडीशन के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो। ज्वाइन मतलब आप जोड़ना चाहते हो तो आपके पास कोई कॉमन कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन को बता के आप दूसरे जो रिलेशन का है वहां पे नाम दे दोगे ब्रैकेट में, तो ये आपका क्या है, ज्वाइन कर देता है। इसके लिए हम जो है एग्जांपल बुक से उठा लेते हैं, वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, ये एक एम्प्लॉय नाम का टेबल ले लिया और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल ले लिया, दो टेबल ले लिए। एम्प्लॉय टेबल में एंट्री की हुई है एम्प्लॉय आईडी की, उसके बाद ई नेम, उसका नेम लिया हुआ है, उसकी सैलरी ली हुई है, और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी दी रखी है, ठीक है, DID में लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी। और डिपार्टमेंट के टेबल में उसने क्या दे रखा है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर को दे रखा है, और यहाँ पे आपने डी नेम को जो है वो लिख रखा है, ठीक है। तो अब ये टेबल हमें क्या बताता है कि ये एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नाम है, उसकी सैलरी इतनी है, और इस डिपार्टमेंट आईडी को बिलोंग करता है, पर हमें ये नहीं पता कि उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है। तो अगर हमारे पास ऐसी कुछ क्वेरी आ जाती है कि हमें जानना है कि ये वाला जो पर्सन है वो किस डिपार्टमेंट नेम में काम करता है, तो उस केस में हमें इन दोनों टेबल्स को जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, ये आपका पहला टेबल होगा एम्प्लॉय, आपने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने की कंडीशन क्या है, इसकी DID इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका डिपार्टमेंट नंबर, DEP नंबर, दूसरे टेबल का नाम क्या है DEPT। तो ये आउटपुट में आपको क्या दे देगा, एम्प्लॉय आईडी आपकी आएगी, ई नेम आएगा, सैलरी आएगी, DID आएगा, डिपार्टमेंट नंबर आएगा, और यहाँ पे डी नेम आएगा। जब आप आउटपुट चेक करोगे तो आप चेक करोगे कि इस रोज पे जो है ये सारी जो है वैल्यूज हमेशा सेम होगी। मतलब अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 ही होगा, यहाँ पे अगर 101 है तो यहाँ पे 1 ही होगा, यहाँ 2 है तो 102 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये ज्वाइन चलता है सबसे पहले क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। मान लो इस केस में 2 रोज थी, यही हम केस मान लो ऐसे लेते हैं, यहाँ पे 3 रोज थी और इस केस में ये 2 रोज थी, तो 3 to the 6 टोटल कॉम्बिनेशन ये पहले बनाएगा विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओनली। उसके बाद जो आपकी कंडीशंस होगी, जो रोज इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वही रोज इसमें आएंगी, ठीक है। तो वही रोज आएंगे तो आपकी ये जो वैल्यूज है वो हमेशा सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन ही यही है कि DID इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि कौन से बंदा किस डिपार्टमेंट के नेम को वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी आगे टाइप्स में, उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। ज्वाइन, ये इक्वी ज्वाइन की हमने बात की है, तो ये आपकी कंडीशन है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो, लेस देन लगा सकते हो, ग्रेटर देन, आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो। तो अगर इक्वल टू यूज करते हो तो आप इसको इक्वी ज्वाइन कहते हो। ये नॉर्मल ज्वाइन था, अगर आप इसको नेचुरल ज्वाइन कर दोगे तो नेचुरल ज्वाइन के केस में क्या है कि ये जो डुप्लीकेसी आ रही है 2 रोज की, 2 कॉलम्स की, वो आपकी रिमूव हो जाती है। उसके बाद सेल्फ ज्वाइन होता है, आउटर, इनर, इसकी काफी टाइप्स हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अब उसके आगे जो है अगला जो ऑपरेशन है वो है आपका डिवीजन का। तो डिवीजन में क्या है, आपने डिवाइड करना है पहले रिलेशन को दूसरे के साथ। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है डिवीजन, इसको आप डिवाइड के साथ रिप्रेजेंट करते हो। तो इसमें क्या है कि आपने पहली रो को दूसरी के साथ डिवाइड करना है, और पहले रिलेशन को आपने दूसरे के साथ डिवाइड करना, और पहले रिलेशन में से वो वाली रोज उठानी है जो दूसरे रिलेशन के कॉम्बिनेशन के साथ मैच करती हैं। मींस एवरी टप्पल अपीयरिंग इन द रिजल्टेंट रिलेशन, मतलब फाइनल रिलेशन में वही रोज आएंगी दैट मस्ट एग्जिस्ट इन द डिविडेंट रिलेशन, जो पहले रिलेशन में भी हो, इन कॉम्बिनेशन में, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ बनता हो, एवरी टप्पल इन द डिवाइजर रिलेशन, मतलब सेकंड के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनता हूं। मैं एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करता हूं। P डिवाइड बाय हम क्यों कर रहे हैं, तो P को हम यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। ये P है आपका टेबल नेम, तो इसमें हमने ये P टेबल है, इसमें हमने 2 वैल्यूज ले ली हैं, ये M, ये N, यहाँ पे Q ले लिया, ये Q हम ले लेते हैं, Q हम 2, 3 ये अलग अलग टाइप के ले लेते हैं ताकि आपको डिवीजन जो अच्छी तरह समझ आ जाए। ये Q, इसमें सिर्फ ये
ये वाला क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी और ये भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज मैं एंटर कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसको देख लेना। M1 M1 M2 M3 M4 और दोबारा M1। तो यहाँ पे अब देखो N1 N2 N3, सॉरी N1 N2, उसके बाद फिर N1 है, फिर N3 है, N1 N2 N1 N3 N1 और यहाँ पे आपका N2। एक बार देख लिया, M1 M1 M2 M3 M4, दो बार M4 M1, यहाँ पे N3 है, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है, M और N नाम के दो कॉलम है, तो इसमें एंट्रीज कर रखी हैं M1 M1 M2 M3 M4 M4 M1, ठीक है, इस तरह। और इधर दूसरी साइड लिख रखी है N1 N2 N1 N3 N1 N2 एंड N3। तो अब क्यू में आपका जो है ये एक कॉलम ले लिया N और यहाँ पे N1 और N2। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे P डिवाइड बाय Q, तो हमने इसके कॉम्बिनेशन को देखना। अब देखो N1 और N2 दोनों कॉम्बिनेशन देखने। N1 और N2 में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे M1, तो आपका ये एक पॉसिबल आंसर है। तो आपका फाइनल जो आउटपुट है उस केस में आपका आउट, क्योंकि इससे तो आप डिवाइड करो, ये वैल्यूज तो आएंगी नहीं, पर इनके कॉम्बिनेशन में किसके साथ ये दोनों किसको डिवाइड करते हैं, मतलब दोनों में कॉमन क्या है M1, तो आपका एक आंसर तो आ गया M1। उसके बाद देखो N1 में M2 है पर N2 में M4 है, तो ये भी नहीं आ रहा। उसके बाद देखो N1 में M4 है और N2 में भी M4 है, तो आपका आंसर M4 आ गया है, ठीक है। उसी तरह अगर Q की वैल्यू आपकी हो जाती है अकेली N1, Q की वैल्यू आपकी सिंपल हो रही है, एक ही N1 ले लिया, तो अब N1 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे आंसर में आ जाएंगे। N1 के साथ क्या है, M1 भी है, यहाँ पे M2 भी है, तो मैं एरोस लगा रहा हूँ। ये फर्स्ट केस का था, ये फर्स्ट केस में था। अब सेकंड केस में आपका ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि सिंपल N1 लिख रखा है, ये वाली भी ऑप्शन आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। जहां जहां N1 लिख रखा है सारे आ जाएंगे, M1 M2 M4, ठीक है। तो क्योंकि इस केस में सिर्फ वैल्यू ही है, इस केस में तो दो वैल्यूज थी ना। अब जैसे अगला केस देखिए, ये आपको ज्यादा क्लियर कर देगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N के साथ N1 N2 N3, मैंने तीनों लिख दिए, तो हमें अगर ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ हो, तो N1 के साथ M1 है, N2 के साथ भी M1 है, तो दो केस तो हो गए। अब N3 ढूंढो, अगर उसके साथ भी N1 है तो आंसर आ जाएगा। N3 के साथ भी M1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, M1। अब तीनों के कॉम्बिनेशन, जैसे N2 में ये हो गया, N1 के साथ M2 तो है, पर उसके बाद N2 के साथ M4 है, तो और कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन को सिर्फ चेक करते हैं कि आपने जो फाइनल आउटपुट है उसमें आपने डिविडेंड रिलेशन का वही वाली वैल्यू उठानी है जो आपके इस केस के हर वैल्यू के साथ कंबाइंड हो। मतलब N1 के, इसकी जो ये N1 है उसके साथ यहाँ पे M1 भी रिलेशन में था, M1 भी था, और इस केस में भी N1 और N2 के साथ M4 था, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है डिवीजन के केस में। तो अगला जो है आपके सिलेबस में है वो है कि आपको सम रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरीज। तो आपको हो सकता है कुछ ऐसे टेबल दिए हो एग्जाम में और आपको कुछ क्वेरीज दी गई हो और आपने उसका रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो लिखना है, जो हमने अभी ऑपरेशंस पढ़े हैं उसके बेसिस पे। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको आता है कि फाइंड द नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कि आपने एम्प्लॉयज की जो है वो सैलरी बतानी है और नेम बताना है। तो आपके पास ये दो टेबल दिए होंगे आपको, ये एम्प्लॉय टेबल है, ये डिपार्टमेंट नेम है, तो इसमें एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी दे रखा है, इसमें डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का नेम दे रखा है। तो आपकी क्वेरी क्या बनेगी, आपने प्रोजेक्शन लगानी, क्योंकि आपको उससे पूछा क्या गया है, सिर्फ नेम और सैलरी, तो आपको प्रोजेक्शन लगानी पड़ेगी। नेम सैलरी कहाँ से मिलेगी हमें, इस टेबल से। तो आपने नेम उठाना है, तो नेम के लिए आपके पास नाम है ई नेम, सैलरी के लिए सैलरी है, टेबल का नाम क्या है EMP। तो जब आप ये वाली क्वेरी चलाओगे तो आपके पास एक नया टेबल बन के आ जाएगा जिसमें आपकी ई नेम और सैलरी जो है दे रखी होगी। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कुछ इस तरह की, फाइंड द नेम, आपको नेम चाहिए,
एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, उसके बाद सैलरी चाहिए, ऑफ ऑल सैलरी चाहिए आपको, ऑफ ऑल एम्प्लॉयज सभी एम्प्लॉयज की, हु वर्क फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको उन सभी की जो है वो सैलरी चाहिए। ठीक है, उनके नाम चाहिए, उनकी आईडी भी चाहिए, उनकी सैलरी भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, कौन से बंदे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, इसके स्टेप बनेंगे अब छोटे छोटे। तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, T1 आपका एक टेबल बन जाएगा। ये बुक के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, वैसे तो सीधा ही है कि पहले आप सीधा ज्वाइन भी लगा सकते हो। ज्वाइन लगा के आप डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर लगा दो और वहां से आप चेक कर लो कि डी नेम इज इक्वल टू फाइनेंस किसका है, और वहां से आप उसके ई नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को निकाल सकते हो। और आपके जैसे बुक में टेबल बने हुए हैं, स्टेप्स बने हुए, उसी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। तो पहले आप क्या करोगे, सिलेक्शन लगाओगे। ये जो रो होती है सिलेक्शन के लिए, तो आपने सेलेक्ट किया है डी नेम, जहां पे फाइनेंस है वो सारी रोज आपके पास आ जाए। कहां से आएंगी, डिपार्टमेंट आईडी से, पहले तो डिपार्टमेंट वाले टेबल से। तो आपके पास T1 एक ऐसा टेबल बन गया जिसमें डी नेम इज इक्वल टू क्या है, फाइनेंस। ठीक है, अब वहां से आपको डिपार्टमेंट नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका वही है ज्वाइन, जो मैं आपको पहले बोला कि आप क्या करोगे, EMP को ज्वाइन करोगे। किसके साथ, अब इसके साथ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे पास उतनी ही रोज हैं जहां पे फाइनेंस लिखा हुआ है। तो वो आपने T1 लिख लिया। ठीक है, अब किसके बेसिस पे करोगे, डिपार्टमेंट आई इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम। तो आप लिखोगे DEPTID इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब ये ज्वाइन होके हमारे पास वो एम्प्लॉयज आ गए हैं। अब हमारे पास ये पूरा टेबल, इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह की आएगी। ये सारे आ जाएंगी रोज, एम्प्लॉय आईडी भी आ जाएगी, नेम भी आ जाएगा, सैलरी भी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नंबर भी, डिपार्टमेंट। तो हमारे पास 6 रोज आ जाएगी। पर अब हमें चाहिए कितनी, सिर्फ ये 3 चीजें, नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी। और अभी ये हमें क्योंकि 3 ही चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फिर से प्रोजेक्शन। तो आप प्रोजेक्शन लगाओगे। प्रोजेक्शन में आपको क्या क्या चाहिए, नेम, सो ई नेम, उसके बाद आपको सैलरी चाहिए, उसके बाद आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए। किस में से उठानी है, आप इस वाले में से, T2 में से। ठीक है, तो आप यहाँ पे T2 लिख दो, तो इस टेबल 2 में से आप सारी जो वैल्यूज है वो उठा सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कंबाइंडली भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा स्टेप बना के ना। तो आप ऐसा क्या करोगे, ये पहले ये रो लिख दिया, ये डी नेम इज इक्वल टू फाइनेंस, जहां का नाम आपका फाइनेंस है, DEPT उस डिपार्टमेंट से वो सारी उठा लो। इसके ऊपर सीधा ही लगा दो एम्प्लॉय, यहाँ पे ये जो ज्वाइन कर दिया। आपने क्या लिया, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम। तो इसके साथ ये ज्वाइन हो जाएगा। अब इस सारे के ऊपर आप एक और ब्रैकेट लगा के सीधी प्रोजेक्शन भी लगा सकते हो। तो आप किसी ढंग से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि आपको ऐसे टेबल बने बनाए दे दें और आपको बोल दें कि आपने ये कुछ क्वेरीज जो है वो बना के देनी है अपने रिलेशनल अलजेब्रा में। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है सिलेबस का, वो है रिलेशनल कैलकुलस। तो जैसे हमने रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा, ये आपका प्रोसीजरल मेथड था। जो रिलेशनल कैलकुलस है ये आपका नॉन प्रोसीजरल मेथड है। नॉन प्रोसीजरल मीन्स आप ये बताओगे कि आपने करना क्या है और कैसे करना है, वो चीजें आप नहीं बताओगे। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूलाज आप बनाते हो, आप क्या क्रिएट करोगे, फॉर्मूलाज इन केस ऑफ रिलेशनल कैलकुलस। आप सीधे फॉर्मूलाज सा बना दोगे और उनमें आपने वेरिएबल्स ले लेने हैं। सिर्फ उन फॉर्मूलाज में आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और उन वेरिएबल्स को यूज करके आप कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट कर दोगे। ठीक है, तो अब इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस और एक होता है आपके पास डोमेन रिलेशन कैलकुलस। तो हम पहले टपल की बात कर लेते हैं। टपल में क्या है कि ये आपके नंबर ऑफ टपल वेरिएबल्स, इसमें क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ए नंबर ऑफ टपल वेरिएबल्स आल्सो नोन एज रेंज वेरिएबल्स। इसमें हम टपल वेरिएबल्स, जिनको हम रेंज वेरिएबल्स भी बोलते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं फॉर विच प्रेडिकेट होल्ड्स ट्रू। प्रेडिकेट आपका ये जो आपका कैलकुलस होता है, इसकी ये ऐसे कुछ फॉर्म होती है XPX। ठीक है, तो इस केस में हम जो है बोलते हैं कि प्रेडिकेट कैलकुलस बोलते हैं कि ट्रुथ वैल्यू, आपका प्रेडिकेट अगर ट्रू है
तो जो आपका फॉर्मूला है वो सही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके जहां पे प्रेडिकेट की वैल्यू ट्रू है आपने उन वाले टपल्स को या उन रेंज वाली टपल्स को जो है वो ढूंढना है। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स है टपल वाले का, वो सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि आपने पहले टी लिख देना, ये आपकी टपल्स होंगी, उसके आप ऊपर आप ये कंडीशंस लगाओगे, उसकी कंडीशन भी उन टपल्स पे ही होगी, तो ये आपका जो है बन जाएगा आपका फॉर्मूला आपका टपल रिलेशन कैलकुलस के केस में। तो इस केस में टी जो है वो टपल है, कंडीशन टी आपकी कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो आप चलाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ये क्वेरी है कि फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट आईडी, मतलब जहां पे डिपार्टमेंट आईडी वैल्यू 20 है तो वो आप टपल सारी उठा दो। तो अब रिलेशन कैलकुलस में आपका ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, आपकी टी टपल है, कौन सी टपल है, जहां पे इम्प्लॉय की टपल और टी डॉट ये ऐड है, इसको ऐड सिंबल बोलते हैं, और टी डॉट उस टपल की डिपार्टमेंट की जो आईडी है, डीईपीटी जो आईडी है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20। तो ये आपका जो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तो ये जिस जिसके लिए ट्रू होगा, ये आपका प्रेडिकेट जिस जिसके लिए ट्रू हो गया वो टपल्स की रेंज जो है वो आपको ये स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, इसके जो टपल रिलेशनल में ही दो हम क्वांटिफायर्स से यूज करते हैं, एक होता है एग्जिस्टेंशियल मतलब कम से कम एक वैल्यू जो है वो सही होनी चाहिए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह उल्टी ई से, मुझे नहीं पता मैथमेटिकली क्या बोलते हैं इसको, ये एग्जिस्टेंशियल हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विच मीन्स दैट गिवन सेट ऑफ टपल्स देयर एटलीस्ट वन अकरेंस हुज वैल्यू सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, मतलब आपने जो भी कंडीशन दी है वो कंडीशन कम से कम एक टपल फॉलो करती हो, तो उसको हम बोल देते हैं एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, तो उसको एग्जिस्टेंशियल क्वालिफायर कह देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल के केस में क्या है कि ये जो आपकी कंडीशन है ये आपकी सभी रोज के लिए जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स, कोई एग्जिस्ट एक्स करता होगा जिसकी जो सैलरी है वो 12,000 के बराबर है, तो अगर एक भी रो आ गई इस केस में तो ये जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर एक भी बंदे की 12,000 सैलरी हुई तो ये कंडीशन जो है जो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ लिख देते हैं कि फॉर ऑल एक्स, सभी वो एक्स जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 1200 है, तो हाँ आप ये चेक कर रहे हो कि आपके जो टेबल में सभी बंदों की सैलरी जो है 12,000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, सो इट मीन्स ये सभी के लिए होता है, एग्जिस्टेंशियल कम से कम एक के लिए होता है। उसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप्स है रिलेशन कैलकुलस की वो है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में क्या होता है कि हम डोमेन वेरिएबल्स पे काम करते हैं इंस्टेड ऑफ टपल्स। पहले हमने टपल्स पे काम किया था, यानी हमने रोज पे काम किया था, अब हम उनकी डोमेन्स पे सीधा काम करेंगे। सो हियर द वेरिएबल रेंज ओवर डोमेन इंस्टेड ऑफ द रिलेशंस, दैट इज डोमेन वेरिएबल्स टेक्स ऑन वैल्यू फ्रॉम एन एट्रीब्यूट डोमेन रेदर देन वैल्यूज फ्रॉम एन एंटायर टपल। हम टपल की बजाय सीधा एट्रीब्यूट के डोमेन्स के साथ ही डील कर रहे हैं। तो इसका कुछ जो फॉर्मूला है वो इस तरह होता है, x1 x2 इस तरह। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हम जो है वो कंडीशन लगा देते हैं, इन्हीं मतलब इसी डोमेन के ऊपर, ये xn इस तरह। ठीक है, तो वेयर x1 x2 एंड xn आर द डोमेन वेरिएबल्स दैट रेंज ओवर डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब ये आपकी एट्रीब्यूट्स की डोमेन है। ठीक है, और ये आपके ऊपर इसके ऊपर जो है कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो इनकी एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह लिखते हैं, जैसे ये एम्प्लॉय की इन्होंने दे रखी है कि EMP, तो आप लिख रहे हो EMP ID E2, ये इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, DEPT ID, और ये लिख दिया D9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ टपल इन रिलेशन EMP, आपके EMP में कोई एक ऐसी टपल एग्जिस्ट करती होगी
जिसकी जो वैल्यू है वो E2 होगी और डिपार्टमेंट की जो रेंज है वो D9 होगी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन सी का पार्ट। तो इसमें से जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा डिटेल में आपको एग्जाम में दिया रखा है, तो आप उसको ध्यान से कर लेना। एंड प्लीज गो थ्रू रिलेशनल कैलकुलस, ये आपका एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक है, so thank you, thanks for listening.